गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। इरशाद खान, बेबी शॉर्ट्स, सनाउल्ला, दीपमाला, एवरीवन, सभी को नमस्कार, राम राम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई, और चलिए भाई, अभी कुछ नहीं कर पाए हम इरशाद भाई। चलिए, आर्यन, एवरीवन। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट के लिए, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के मिड में होना है। कोई भी डेट हमारी इकोनॉमिक्स के लिए हो सकती है अगर आप तैयारी पेपर 1 यानी एसएसटी की कर रहे हो, और एसएसटी के अंदर भी आप जानते हो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट होता है, और उसके अलावा पेपर 2 प्रॉपरली इकोनॉमिक्स से कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। उसके अलावा आपका बाकी का जीएस वाला सेगमेंट तो रहेगा ही, लेकिन इन 100 क्वेश्चन में आपको पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, इकोनॉमिक्स की कर्व, इकोनॉमिक के लॉज, इकोनॉमिक्स के मॉडल्स, इकोनॉमिक्स के हाइपोथेसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, सब कुछ आपको आना चाहिए। और हमारे पास ऑलरेडी एक प्रैक्टिस बैच है, क्योंकि वक्त नहीं है दिन भर में इतना, तो उस बैच को हमने स्पेसिफिकली आपके एस्टेट के लिए डिजाइन किया है, और एस्टेट उसमें कवर होगा पूरा का पूरा। अब एक बार आप सभी लोग जल्दी से इस इवेंट को शेयर कर दो। एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जो शेयर ना करे, और इसको शेयर करने के बाद दूसरी बात ये समझें कि आज हम सारे के सारे पीवाईक्यूज करने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा बताओ? इससे होगा ये कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना होगा, क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे, और उसमें किन किन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी वगैरह दी गई होगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताना है, अभी बैच में मैं बता देता हूं आपको कि सर क्या कुछ रहेगा अगर आप इस तैयारी कर रहे हो इस स्टेट के एग्जाम के लिए। तो देखो यहां पर एक बात समझो, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, और उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा 1 मिनट के अंदर, और हम हर एक सवाल को करेंगे। देखो, क्वेश्चन कोई इजी होगा, कोई टफ होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर टाइम लगाना है अपना। कहीं पर आपको जल्दी से आंसर करना है, कहीं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आज के आंसर आपको करने हैं। मैं आंसर तभी करूंगा जब आप लोगों का आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। तो देखो, हमारे पास ये बैच है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए लेकर आए थे अभी हम कुछ समय पहले ही, जिसमें बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, यूपी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, एचटेट, एवरीथिंग, लगभग सारे पीजीटी लेवल एग्जाम कवर हो रहे हैं। इसमें हमें आपको रिकॉर्डेड थ्योरीज की 100 क्लासेस दे रहे हैं, 100 क्लासेस है रिकॉर्डेड थ्योरी की, और लाइव प्रैक्टिस की भी करीब 50-60 क्लासेस हो जाएंगी, और ये सब कुछ मिल जाएगा इस बैच में। देखो, ये बैच आपको इस नाम से नजर आएगा, इको प्रैक्टिस पीजीटी, टीआरई 4, एस्टेट, जीआईसी। इस तरीके से आप जब कैरियर विल ऐप में बैचेस कैटेगरी में जाएंगे, टीचिंग वाले में, टीचिंग कैटेगरी में, तो क्योंकि टीचिंग का बैच है तो वहां पर आपको ये मिलेगा, और इस बैच के अंदर फिर आपको सारी डिटेल्स कवर हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इको 12 लिए हुए तो बहुत आराम से काम आ जाएगा, पूरा होना चाहिए बस। तो आप वीओडी से कर लीजिएगा जब तक पूरा नहीं होता। 12 तो वैसे भी पूरा होने वाला है जल्दी ही, कोई समस्या नहीं है। अब हम पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। मैं आपको हर सवाल को करने का टाइम दूंगा ताकि आप आंसर करें पहले, उसके बाद आंसर मैं करूंगा। तो पहला सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मेजर्ड बाई, और ये जहां जितने भी सवाल आज हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर ही करेंगे, ताकि आप आंसर क्या हो वो आप मुझे बता सकें। अगर आप बेरोजगारी दर को निकाल रहे हैं तो बताएं उसके लिए सही स्टेटमेंट क्या होने वाली है। तो बेरोजगारी दर क्या होती है? बेरोजगारी से जुड़ा एक क्वेश्चन है। जब भी हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, बताएं एबीसीडी क्या सही होगा? देखो, अब मैं आपको आंसर करता हूं। हमेशा याद रखना, हम ये देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, और जितने लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम उसे कुल जनसंख्या से नहीं, हम उसे लेबर फोर्स से या कुल जनसंख्या की बात करें तो इससे नहीं करते। अगर लेबर फोर्स की बात करें तो करेंगे, अगर हम जीडीपी की बात करें इससे नहीं करते, कुल कार्यबल की बात करें तो इससे भी नहीं करते। तो लेबर फोर्स से डिवाइड करने के बाद जो आता है उसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? According to Keynesian multiplier model, if the value of MPC is 0.8, what would be the value of output multiplier? तो जल्दी से आंसर करें मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। चले भाई, तो केनेजियन मल्टीप्लायर मॉडल के हिसाब से बीपीएस का कैसे मिलेगा?
क्लास 11 12th का आप जाएं टीचिंग कैटेगरी में आर्यन भाई, उस पर मिल जाएगा। वैसे टीआरई में यहां भी सारे कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे। इस बैच में स्टेट प्लस टीआरई आपका सारा कुछ हो रहा है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, आप जहां से चाहें वहां से करें, लेकिन काम दोनों हो जाएंगे। चलो भाई अगले सवाल पर आओ और जल्दी से आंसर करके बताओ मुझे। अब हमारे पास आंसर क्या होगा, देखो इसका तरीका ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी 1/1 माइनस 0.8, और जब आप इसे आंसर करोगे तो निकल कर आएगा 5, जो इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर आइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल है मॉनेटरी बेस क्या होता है, और ये जो मॉनेटरी बेस हम पढ़ते हैं ये हमारा मनी सप्लाई के कंसेप्ट का पार्ट है, यानी मनी थ्योरी में आता है, मनी सप्लाई में आता है, क्या कहलाएगा बताओ। तो मॉनेटरी बेस क्या होगा, देखो याद रखना, जो भी पैसा हमारे पास है, जो हमारे पास करेंसी के रूप में, और जो पैसा हमारा बैंकों में आरबीआई के पास है, क्योंकि हम बेसिक तौर पर इसे M0 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इसे M0 कहते हैं, M0, तो ये मॉनेटरी बेस कहलाता है हमारा, कि जो पैसा रिजर्व के रूप में है वो आंसर होगा। अगला सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएं, इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं है। किसकी बात आप इकोनॉमिक्स में नहीं करते हो, अर्थशास्त्र में नहीं करते हो, अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो आपको याद रखना इकोनॉमिक्स में क्या नहीं आता है। जब हम इस बारे में बात करें तो इसमें धन और आय का वितरण आता है, इसमें राष्ट्र की वृद्धि और विकास की बात होती है, चुनाव का जिक्र इसमें नहीं आता, किसी भी देश के चुनाव कराना पॉलिटिकल इश्यूज है, ये इकोनॉमिक्स में नहीं आता है। चलो अगला सवाल क्या है। सवाल है, अकॉर्डिंग टू माल्थस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में क्या संबंध निकल कर आता है, आपको ये बताना है। माल्थस क्या कहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर थ्योरीज इनकी हैं। अब ये क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हैज नो इंपैक्ट ऑन फूड सप्लाई, कि पॉपुलेशन ग्रोथ का फूड सप्लाई पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। Food supply increase at faster than the population growth. Population growth tends to outstrip the growth of food production. या ये दोनों आपस में कोई रिलेट नहीं करते हैं। देखो खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक तेजी से होती है, इनकी स्टेटमेंट ये कहती है, क्योंकि ये मानते हैं खाद्य आपूर्ति जो होती है वो अर्थमेटिक, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है। इसलिए आपने कहा कि सर ये दोनों चीजें होंगी। डिस्कॉम अभी आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ जल्दी से। व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मूल समस्याएं अगर हमसे पूछी जाएं तो क्या होंगी। इकोनॉमिक्स की मूल समस्याओं में क्या आता होगा मेरे भाई। देखो जब हम इकोनॉमिक्स की मूल समस्याएं पढ़ते हैं ना, तो हम इसकी 3 मेजर प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, क्या, कैसे और किसके लिए। जब हम कहते हैं क्या करें, यानी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है, कैसे करें मतलब चॉइस ऑफ टेक्निक है, किसके लिए करें यानी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो वो चॉइस है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी जो है हमारी वो इसका पार्ट मानी जाएंगी। अच्छा इसी प्रकार से देखो हमारे पास और क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं यहां पर अगले सवाल में कि जो हमारे पास x है, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ y, ये क्या कहलाता है। देखो भाई सवाल को पहले समझो, पढ़ो और फिर मुझे बताओ ये क्या कहलाता है। देखो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास इनकम और डिमांड का जिक्र हो, कि इनकम चेंज होने से डिमांड कितनी होगी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस और डिमांड का रिलेशन हो, और क्रॉस का मतलब है कि प्राइस एक का हो डिमांड दूसरे की हो, तो इसके रिलेशन को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी है उसमें 2 अलग अलग गुड्स के प्राइस और डिमांड का जिक्र किया जाता है। अगला सवाल देखो, बताओ क्या कहता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कब, बताओ जल्दी से।
पीपीसी कर्व इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाएगा। ऐसा कब होगा? देखो, जनरली तौर पर यह बात याद रखना, जब हम कहते हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है जनरली, और जब वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है तो वो सामान्यतः कॉनकेव नेचर का बनता है। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग शेप हो जाए तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है, याद रखना। और अगर यही मैं आपसे कह दूं कि यहां पर कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, तब आप उसे एक स्ट्रेट लाइन के रूप में देखेंगे, यानी इसका आंसर आपको ए करके आना है क्वेश्चन का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रूप में। आर्थिक समस्या मूलतः किसकी समस्या है बताओ जल्दी से, बहुत छोटा सा सवाल है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ, बेसिकली किस चीज की प्रॉब्लम है? चुनाव की है, डिमांड की है, सप्लाई की है, या इनमें से किसी की भी नहीं है? तो क्या लगता है आपको? सर ये डिमांड की है, सप्लाई की है? नहीं, ये चॉइस की है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं, इसलिए हमें चॉइस करना, सिलेक्शन करना, मैनेजमेंट करना होता अपने रिसोर्सेज का, और यही मेरी इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगला सवाल क्या कहता है? इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में किसने डिवाइड किया था? ये जो डिवीजन आता है माइक्रो और मैक्रो का, ये किसने किया था बताओ। तो अगला सवाल हमारा यही है। ये जो वर्ड आता है कि माइक्रो मैक्रो, ये दो वर्ड आते हैं हमारे पास, ये जो वर्ड किया था रैगनर फिशर ने, नहीं फ्रिश ने। ये स्पेलिंग गलती लिखी है इन्होंने, वैसे एग्जामिनर वालों ने ही गलत लिखा था, वो रैगनर फ्रिश इनका नाम है। तो याद रखना रैगनर फ्रिश है इनका नाम, और इन्होंने ये दिया था कि एक छोटा टर्म माइक्रो होगी, बड़ी टर्म मैक्रो होगी। ये नॉर्वे के थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 1969 में, पहला वाला नोबेल इन्हीं को मिला, रैगनर फ्रिश ने दिया था। अगला सवाल है, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज एक्सप्लेन्ड बाई। कि जो रिलेशनशिप होगा क्वांटिटी ऑफ डिमांड और उसके प्राइस के बीच में, ये रिलेशन किसके द्वारा बताया जाता है? ये रिलेशन बताने का काम कौन करता है? ये रिलेशन बताना किसका काम है? तो ये रिलेशन ये बताता लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होगा। ई रहेगा तो रैगनर तो नहीं था, रैगनर फिशर तो नहीं था, रैगनर फ्रिश था, वो ठीक मान लिया जाता, रैगनर फ्रिश उसका आंसर हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, बट कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुम, किसके हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व which depict the all combination of goods and services whose maximum amount can be produced with the help of available factors and technology in the condition of full employment। मतलब ये पूरी कहानी लिख दी है, पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन लिख दी है पूरी, पर सवाल है किसके कहने पर, कौन था इसको देने वाला, किसने कहा था? सैमुअलसन ने कहा था, जे.आर. हिक्स ने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा, या डेविड रिकार्डो ने कहा? तो ये किसके द्वारा कही गई स्टेटमेंट है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेकर जो स्टेटमेंट कही गई है वो किसने कही है? बताएं भाई। देखो यहां पर तो सीधा सा लॉजिक याद करने का है, इसमें बहुत ज्यादा आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। जो स्टेटमेंट कही गई उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना, और ये बात जे.आर. हिक्स के द्वारा कही गई, सैमुअलसन के द्वारा नहीं भाई, जे.आर. हिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? जे.आर. हिक्स के द्वारा। तो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो उनको थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। बट अगला सवाल है बिटवीन द, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है फिर से एक बार, क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इज। अब ये डिमांड प्राइस का रिलेशन कैसा होगा बताओ, प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होगा, प्राइस का और डिमांड का रिलेशन कैसा होगा? तो आपने याद किया सर इन दोनों के बीच। कितना आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कुछ सवाल टफ भी आते हैं, क्योंकि जब तक टफ नहीं होंगे एग्जाम में तो पता कैसे चलेगा भाई, क्वालिटी कैसे डिफाइन कर पाएंगे वहां पर एग्जाम में? ये जरूरी है जान लेना कि भाई क्या दिया गया है। अगला सवाल ये पूछा है, चले अगले सवाल पर आए। इन केस ऑफ ए राइट एंगल डिमांड कर्व इंडिफरेंस,
अगर एक राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व बनता है तो ये कब बनेगा? राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, ये एक आईसी कर्व है। देखो जनरली आईसी कर्व जो होता है कॉन्वेक्स टू नेचर होता है, लेकिन ये कैसा बन सकता है आप मुझे बताना भाई। ये बन सकता है सर, आईसी कर्व जो है इस शेप में कब बनेगा? देखो अगर दो सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसका बनता है इस तरीके की स्ट्रेट लाइन, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री होते तो बनता है इस प्रकार का, नॉट रिलेटेड है तो फिर बनेगा ही नहीं। तो एल आकार का बोलते हैं, इसे एल शेप्ड बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं सर जब हम ये दोनों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तब। याद रखना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के रूप में बन जाता है। बात क्लियर हो रही है? कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है बताओ? जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो क्या कहती है? कार्डिनल, कार्डिनल किसके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है? देखो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है, इस अप्रोच के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो कार्डिनल ये कहती है कि उपयोगिता को माप सकते हैं। पहली बात, उपयोगिता को मापा जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, कार्डिनल है, मार्शल की दी हुई थ्योरी सर। और धन की सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर होती है, ये बात भी सही है। देखो वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमेशा कम जाती है, हमेशा नीचे होती है, और उपयोगिता जो है वो स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। तो ये बात ठीक है, ये सारी की सारी बातें सही है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मानती है सारी बातों को कि सही है, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, वो क्या कहता है? सवाल ये कह रहा है हमारे पास कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल कितनी होगी? ये देख रहे हो, अब सारे पीवाईक्यू कराना क्यों जरूरी है आप लोगों को? इसीलिए कार्डिनल और ऑर्डिनल दो हैं भाई आपके, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल है भाई, है ना, दो हैं आपके पास। कार्डिनल दी है मार्शल ने, और ऑर्डिनल जो दी है, जो इंडिफरेंस कर्व वाली है, वो जे.आर. हिक्स ने दी है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर जब ये होगी तब टोटल जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पर होगा और कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल जब मैक्सिमम होगा तब मार्जिनल 0 कहलाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो अगला सवाल देखो क्या कहता है। आप सारे क्वेश्चन करना है आपने, छोड़ना एक भी नहीं है। आपको लगे आसान आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, कोई बात नहीं है, आने दीजिए जो आ रहा है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, अगर कोई नेसेसरी है तो आप मुझे बताओ कि उसकी कीमत बढ़ने घटने का कोई फर्क पड़ेगा डिमांड पर? वो तो जरूरी है, बस उस हिसाब से सोच के चलो। अगर कोई चीज जरूरी है तो क्या उस कीमत के घटने या बढ़ने का उस पर कोई फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? अगर प्रभाव पड़ता है, अगर प्रभाव पड़ता है तो बताओ, और अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो बताओ। बताएं भाई, सभी लोगों को बताना है। देखो अगर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जरूरी चीजें हैं, तो जब भी कोई जरूरी चीज होती है तो उसकी लोच हमेशा कम, यानी एक से कम हो गया। रोहित भाई बिल्कुल आपकी बात पे फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा, उसको थोड़ा वेट कर लो। तो हमेशा याद रखना ये एक से कम होगा। एमआरटीएस एल के, ये इस तरह लिखा जाता है, एमआरटीएस एल के का मतलब ये हुआ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, एल के ऐसे। और ये कह रहा है एमपीएल अपॉन एमपी के, यानी ये बता रहा है आपको कि बेसिक तौर पर, और W अपॉन आर जो इसके लिए वर्ड दिया गया है वो क्या कह रहा है आपसे। देखो यहां पर जो एमआरटीएस बनाया जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये आइसो क्वांट में होता है। अब मुझे ये बता दो, आइसो क्वांट कंज्यूमर के लिए होता है या प्रोड्यूसर के लिए? जो ये बताता है कि हमारे कॉम्बिनेशन, अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे तो आपको याद रखना आइसो क्वांट होता है प्रोड्यूसर के लिए, और इनडिफरेंस होता है, आईसी होता है, इनडिफरेंस होता है कंज्यूमर के लिए। तो अगर आइसो क्वांट होगा तो ये किसके लिए बताएगा? निर्माता के लिए बताएगा। सर ये कंज्यूमर के लिए नहीं बताएगा, ये प्रोड्यूसर के लिए बताएगा, क्योंकि एमआरटीएस होता ही प्रोड्यूसर के लिए है। ठीक है, बात समझो ध्यान से। तो ये आइसो क्वांट कहलाता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाता है बताओ जल्दी से? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? उत्पादन फलन किसे कहा जाता है बताएं भाई? उत्पादन फलन किसे कहते हैं हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है?
तो हमेशा याद रखना, ये प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होगा, जो भी हमारा इनपुट है और आउटपुट है उसके बीच जो रिलेशन बनेगा उसे कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल मेरे पास ये कह रहा है कि मेरा जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट होती है एलएसी, एक सोसर शेप्ड में, एक तश्तरी के आकार में होती है। ये तश्तरी ऐसी होती है भाई, ये है तश्तरी का आकार, इस आकार में होती है। कुछ लोग तो इसे एल आकार में भी मानते हैं, लेकिन अगर ये इस आकार में बन रही है, यानी पहले कम हो रही है फिर ज्यादा, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, एलएसी कहते हैं जिसे, वो इस तरह के तश्तरी के आकार का होगा। हम ये मानते हैं कि देखो, जो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसकी वजह से। क्यों? जो इकोनॉमीज, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन तो शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है, और वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ नहीं जोड़ना, आपको ये जोड़ना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉजिटिव होते हैं, इससे नीचे जाता है, और डिस इकोनॉमीज उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो कुछ उसे घटाते हैं और कुछ उसे बढ़ाते हैं। इसे पैमाने की मितव्ययताएं कहा जाता है। इनमें से कौन से प्रोडक्शन फंक्शन में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं? जरा सोच के बताओ। सारे कारक चेंज होंगे, सारे के सारे कारक वेरिएबल होंगे, ये बात किस में कही जाएगी? ऑल फैक्टर, सारे के सारे वेरिएबल होंगे। देखो, जब सारे वेरिएबल होते हैं तो उसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं, और जब एक स्थिर और एक परिवर्तनशील हो, एक स्थिर हो एक परिवर्तनशील हो, तो उसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। सारे हो तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये लॉन्ग रन में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, याद रखना। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? कितना आसान है सर, ये इतने आसान भी अगर आ जाएंगे ना, तो जो हमारा मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करना है फिर तो बहुत आसानी से होगा। तो हमेशा याद रखना है हमें कि यहां पर जो बात कही गई है वो किससे कही गई है। तो चलो भाई बताओ जल्दी से, क्या कहा जा रहा है? तो अब ये टीवीसी को लेकर एक सवाल कहा गया है, रिटर्न टू स्केल की बात की जा रही है। तो मेरे भाई इसका मतलब है टोटल वेरिएबल प्लस टोटल। अगर वेरिएबल और टोटल को ऐड कर लेंगे तो बन जाएगी टोटल कॉस्ट। चलो आप बताओ जरा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ जल्दी से। चलो भाई बताओ। तो देखो, जहां सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, देखो एक बात हमेशा याद रखो, अब मेरे साथ जब पढ़ते हो ना, मैं आपको यही बात सिखाता हूं बार बार कि क्वेश्चन में पहले ये हेडलाइन डालना शुरू कर दो कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर यहां से निकलेगा। आपने सारी बातों को छोड़कर पकड़ा होमोजीनियस, और जहां होमोजीनियस है उसे कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारे प्रोडक्ट एक जैसे मिलते हैं। अगला है, अगला सवाल क्या है? एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व अगर बने, जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, एवरेज है जो, ये लॉन्ग रन में होती है और ये एल शेप्ड की हो। वैसे एल शेप्ड होती नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग मानते हैं कि एल शेप्ड में, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, क्या हो गया इसे, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं ये मानते हैं कि एल शेप्ड में हो सकती है। अगर इसको एल शेप्ड में मानना है तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको अपने पास जो भी पैसा है, आप उसको जब यूज कर रहे हैं तो रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्व कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, और साथ में आप क्या बात कर रहे हैं कि जो पैसा है, जो यूज हम कर रहे हैं भाई, उसका इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो हमें रिजर्व कैपेसिटी और लर्निंग बाय डूइंग, यानी लगातार करने से हमें अंदाजा हो जाएगा कॉस्ट कैसे कम करनी है। लर्निंग बाय डूइंग और रिजर्व कैपेसिटी हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे एल शेप्ड कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं बनता है वो बताना है। सही नहीं है, देखो याद रखना, क्या ऐसा है जो सही नहीं है? कोई ऐसा है जो सही नहीं है?
पिंकी लेट्स लर्निंग बाय डूइंग, बिहार एईडीओ की बैच कब आएगी? एईडीओ का तो मुझे नहीं पता है फिलहाल, इसका देखते हैं वही जल्दी से। तो टी प्राइस और क्वांटिटी को गुणा करें, ये तो सही है। एमआर जब टीआर का डेरिवेटिव करते हैं तो ये भी ठीक है, टीआर को क्यू से ये भी ठीक है, सारे ठीक है सर, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, सारे के सारे ठीक हैं, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है। अगला सवाल क्या है? ए डिमांड कर्व मोनोपोलिस्ट, अगर मोनोपोलिस्ट है तो उसका डिमांड कर्व कैसा होगा? मोनोपोलिस्ट यानी मोनोपोली, मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसा होगा? अगर डिमांड कर्व की बात करूं मेरे भाई मोनोपोली में, तो मोनोपोली में जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसा होगा, याद रखना, ये नीचे की तरफ झुका होगा। बस एक बात याद रखना है, मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड होगा, जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी, एक से कम होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व ऐसा होगा, वो भी डाउनवर्ड होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, लेकिन उसकी ईडी ग्रेटर देन 1 होगी। तो याद रखना, ये नीचे की ओर झुका हुआ ही बनेगा डिमांड कर्व, डाउनवर्ड ही बनेगा, पर इसकी लोच कम होगी, दूसरे वाले की ज्यादा होगी। और परफेक्ट कंपटीशन में होता तो डिमांड कर्व ऐसा होता, परफेक्ट वाले का डिमांड कर्व ऐसा बन जाता है सर, उसे हम एक क्षैतिज रेखा कहते हैं जब परफेक्ट में आता। अगला सवाल आपके लिए है, कौन सा कथन सही है, सत्य है, बताओ। कौन सी स्टेटमेंट सही है? बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत है भाई। अगर आप एक एक लाइन को पढ़ोगे तो बात बनेगी। क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक में? ये तो सही है। देयर आर टू सेलर इन डिओपोली, ये भी सही है। ए मोनोपोलिस्टिक में सप्लाई कर्व नहीं होता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, सारी सही है, कोई गलत नहीं है। मोनोपोली में सप्लाई कर्व नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सारी करेक्ट है। चलो, ओलिगोपोलिस्टी यानी ओलिगोपोली मार्केट में क्या होगा, बताओ क्या होता है? ओलिगोपोली में क्या होता है बताओ जरा, एक ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है? देखो, हम ये कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होंगे, ओनली वन सेलर भी नहीं होगा, फ्यू सेलर होंगे। क्यों? ओनली वन सेलर होता है मोनोपोली के अंदर, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्रूनो मॉडल में बताओ जरा जल्दी से, क्रूनो मॉडल ऑफ डिओपोली में एक प्रोड्यूसर कितना करता है भाई, जल्दी से बताना। क्रूनो मॉडल के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, अगर आपने ये सवाल कर लिए ना सारे पीवाईक्यूज, आपको एक बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके स्टेट पेपर में, क्योंकि इसके बाद में कराने जा रहा हूं, क्या आपको बता दूं कि मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं स्टेट के लिए, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इससे एक अंदाजा मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपने क्या कुछ पढ़ लिया है और क्या कुछ आपने कवर कर लिया है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो 1/3 हर एक क्या करता है क्रोनो मॉडल में, दो लोग जो हैं वो 1/3 का करते हैं और बाकी मार्केट पे छोड़ देते हैं। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। तो ये 1/3 करते, कुल बाजार मांग का 1/3 करते हैं। अगला सवाल है क्लासिकल व्यू, यानी जो रिकार्डो की रेंट थ्योरी है। क्लासिकल व्यू का मतलब है रिकार्डो की रेंट थ्योरी। तो रिकार्डो की जो रेंट थ्योरी है उसके हिसाब से जो भूमि है, जमीन है, उसका जो किराया मिलता है, जो रेंट मिलता है, लगान होता है, वो किसकी वजह से? तो आप क्या कहोगे? एक तो जमीन स्केयर है, इसकी लोच जो है वो आपकी जीरो है, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक है, और उसकी फर्टिलिटी, डिफरेंस इन क्वालिटी मतलब उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता, जो जिसे कहते हैं ना डिफरेंशियल सरप्लस कहते हैं जिसे, उसकी उपजाऊ क्षमता यानी डिफरेंशियल सरप्लस के हिसाब से, भूमि की कमी और भूमि की क्षमता जो उसके हिसाब से। अगला बताओ, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी है रेंट की। रेंट की जितनी थ्योरीज हैं आपको सारी करनी है, और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी है रेंट को लेकर। सोचकर बताइए इसमें क्या आंसर आपके लिए होना चाहिए। तो किसके बीच में? देखो, ये रेंट, रेंट यहां पर क्या है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग रेफर्स का मतलब है हमारी मजदूरी की,
वेजिस की थ्योरी है भाई, ये वेजिस की थ्योरी है। तो वेजिस कौन डिसाइड करेगा? ये वेजिस में आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी, और ये वेज की थ्योरी है जो कि नेगोशिएट करती है कि भाई एम्प्लॉयर यानी मालिक खुद तो नहीं करता, मालिक की टीम करती है, और साथ में जो एम्प्लॉय लेबर्स है उसकी ट्रेडर यूनियंस होती है, वो उनके बीच के बारे में बात कही गई है। किसने कहा था प्रॉफिट एक डायनामिक सरप्लस है? ये प्रॉफिट की थ्योरी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो एक डायनामिक सरप्लस है। ये बात किसने कही है? यानी जो लगातार चीजें बदलती हैं, चेंज होती हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है, एक डायनामिक सरप्लस है। ये बात किसने कही है? शुम्पिटर ने, सॉरी जेबी क्लार्क ने। क्योंकि शुम्पिटर ने तो प्रॉफिट को इनोवेशन माना है, और एफएच नाइट जो है उन्होंने जो प्रॉफिट को अनसर्टेनिटी बियरिंग वाला माना है। तो किसी ने अनसर्टेनिटी के हिसाब से माना है, तो किसी ने अलग हिसाब से माना। लेकिन अब देखो ये सारे सवाल आए हुए हैं हमारे पास, और हमें एक एक करके सारी बातें सीखनी भी पड़ेगी। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, जरा देखो। विच सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो कि सेटिस्फैक्शन करता हाउस होल्ड की नीड्स को, ये किसका काम है? कौन सा सेक्टर है जो करता है? बताओ जल्दी से। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम किस सेक्टर का होता है? तो ये प्रोड्यूस करने का काम आपके उत्पादन क्षेत्र का, प्रोड्यूसर का, यानी कि बेसिकली जो फर्म्स होती हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसको कहते हैं हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और जो हमारी नीड सेटिस्फाई होती है वो है हाउस होल्ड सेक्टर की। प्रॉफिट को रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी किसने माना है? हमारा जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी है, वो किसने माना है? बताओ। प्रॉफिट को रिवॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी मानना है किसने? तो रिवॉर्ड माना है किसने? एफएच नाइट ने। ये मानते हैं, नाइट की थ्योरी कहती है क्लार्क डायनामिक सरप्लस है, अमर्त्य सेन की प्रॉफिट पर बेस्ड थ्योरी नहीं है, शुम्पिटर इनोवेशन की थ्योरी है। अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा है। चलो। ए डिक्रीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एमपीसी है वो कम हो रहा है, इसका क्या मतलब बनेगा? एमपीसी का कम होना क्या मतलब बनेगा? यूथ बुक के डाउट कैसे सॉल्व करें? तो उसके डाउट सॉल्व करने का तरीका मैं कुछ निकालता हूं, उसके लिए मुझे दे एक बार। और मैं आपको बताया है कि भाई इस बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका होगा तो हम जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। उसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई क्लास रखते हैं, ठीक है, जहां पर आप अपने डाउट्स भेजें और हम उस डाउट को यहां पर सॉल्व करें। तो वो डाउट्स कैसे होंगे वो जरूरी है करना। मैं कल उसका कोई तरीका निकालता हूं, लाइव क्लास में करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे और उस बुक से करेंगे। अरे बीपीएससी में आएगा सर जी, भाई बीपीएससी के ही करा रहा हूं मैं आपको सारे, ये सारे बीपीएससी के करा रहा हूं, सॉरी एस्टेट के करा रहा हूं। बीपीएससी में यहीं से सवाल बनेंगे, एक एक ऑप्शन बदलकर। अगर एमपीसी घट रही है मतलब हमारी इनकम के साथ हमारा जो खर्च होता है वो एक्चुअल में थोड़ा सा कम हो रहा है, वो घट रहा है। इसका अर्थ क्या बनने वाला है? इसका मतलब यह है कि अब हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है। हमारी जब डिमांड कम होगी तो हमारा खर्चा कम होगा। हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है, क्योंकि डिमांड कम होगी तो खर्चा कम होगा। बता दो वही, बताओ। डिमांड कम होगी तो खर्चा कम होगा, और खर्च कम होने से क्या होगा? हमारा एमपीसी कम होगा, क्योंकि बताता है हमारी इनकम और हमारे खर्च के बीच के रिलेशन को। प्रॉफिट इज ए इनोवेशन थ्योरी। अब देख रहे हैं एक एक सवाल कॉपी हुआ एग्जाम के अंदर, हमने यहां कितनी बार पढ़ा, हर बात मैंने आपको यह बताई है कि भाई हर एक चीज का करंट अफेयर भी अभी इसी हफ्ते में शुरू करेंगे। करंट अफेयर भी, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। तो ये बहुत आसान सी बात हो गई सर, टाइम क्यों लगाना, इसमें आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी से बताओ, किसने डिवाइड करा था इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंदर? किसने हमारे रिस्क को दो हिस्सों में डिवाइड करा था और कहा था जो नॉन इंश्योरेबल है उसी में प्रॉफिट की बात होती है। प्रॉफिट अनसर्टेनिटी से रिलेटेड चीजों में होता है और अनइंश्योरेबल चीजों में होता है। बताओ किसने कहा था अनइंश्योरेबल के लिए? तो ये जो डिवाइडेशन है ये भी नाइट ने किया था। ये भी किसने किया था? नाइट ने किया था। और उन्होंने बताया था प्रॉफिट को लेकर कि स्टेटमेंट इनमें से क्या आपके पास जो है वो सही होगी। एन इनवर्ड शिफ्ट इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल, इसका क्या मतलब है? अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये बताता है कि हमारी पूंजी पर हमें कितना लाभ मिलेगा, और अगर ये इनवर्ड हो रहा है यानी कम हो रहा है। अब कम होने का क्या मतलब है?
कम होने से क्या मतलब है? अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा? देखो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये हमें बताती है पूंजी पर कितना लाभ मिलेगा, पूंजी पर क्या मिलेगा, पूंजी पर संभावित लाभ क्या होगा, यानी रिटर्न क्या होगा, प्राप्त क्या होगा। अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब मुझे मिलने वाला फायदा कम हो जाएगा, तब ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ चला जाएगा जब बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी कर्व अंदर आ रहा है तो कम होता है, लेफ्ट में आता है, राइट में जाता है तो बढ़ता है, तो मांग कम होने पर यह कम हो जाएगा। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, यह बात किसने कही है? सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड क्रिएट करती है, यह बात किसने कही है? तो याद रखना, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, यह बात जेबी से की है। तो जेबी से का जो नियम है सप्लाई और डिमांड को लेकर, मार्केट को लेकर, वो नियम कहता है। और ये चीजें बहुत आसान सी हैं, इनको जितनी इजीली आप कर सकते हो तो कर लो। एक सवाल आया है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, अभी अभी हमने करा भी था इस सवाल को कि सर ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या कहता है? ये निवेश गुणा के है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के है, 1/1 - MPC कह लो, या 1/MPS कह लो, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कह लो। इनमें से जो स्टेटमेंट हमें मिले वो सही होगी और वो आ जाएगा डिस्कॉम। अभी मैंने लाइव क्लास में लूंगा ना तो आपका सामने लेकर चलूंगा कि क्या पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो सरल गुणक की गणना करने की बात अगर हम करें तो 1/1 - MPC ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। 1/1 - MPC होगा, ये स्टेटमेंट होती है और इसी से हमने पीछे फॉर्मूला भी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करा। अगर m दिया हुआ है, m = KPY दिया हुआ है, तो इसमें यहां पर बताना है जो संतुलन प्राप्त करने के लिए समायोजित होगा, एडजस्ट होगा, जिसको आप चेंज करते हो। m = KPY दिया हुआ है, m = KPY, यानी हमारे प्राइस, हमारी क्वांटिटी, हमारा K दिया हुआ है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। m हमारा मनी सप्लाई है। देखो, कभी भी इस तरीके का सवाल अगर आता है जहां बात एडजस्टमेंट करने की हो रही है, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा इस सवाल है तटस्थता, न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है इसमें। ये एक सवाल है जो तटस्थता सिद्धांत को लेकर बना है, न्यूट्रलिटी को लेकर। वैसे इसका आंसर के होना चाहिए। अच्छा, यहां आपको बताना, मुद्रा की आपूर्ति जब बदलती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति प्रभावित होने से, मनी की सप्लाई के प्रभावित होने से सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होता है? क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है या घट जाती है तो क्या होगा? अगर ये बदल जाती है तो याद रखना, हमारे जो प्राइस हैं, जो कीमत है, जो महंगाई है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि प्राइस हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? मनी की सप्लाई से जुड़ा होता है। और इसीलिए हमने कहा कि उसको हमें याद रखना है। चलिए, आपको बताना है इंडिया में बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? इंडिया में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट, ये सारे के सारे रेट डिसाइड करना कितना आसान सा सवाल है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है सर इसमें। तो ये काम सेंट्रल बैंक का होता है, यानी माफ कीजिएगा, सेंट्रल बैंक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का। सेंट्रल बैंक कहते हैं जिसे हम बेसिकली नाम के रूप में, लेकिन उसका प्रॉपर नाम RBI होगा। और RBI के अंदर एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जो इस बात को डिफाइन करती है। चले अगले सवाल को देखें। द इंटरेस्ट रेट विच बैंक्स गेट पार्किंग देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद RBI। जब बैंक वाले अपना पैसा RBI के पास रखते हैं, बैंक वाले पैसा RBI के पास रखते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहा जाता है? जो पैसा बैंक वाले RBI के पास रखते हैं और उस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो किस नाम से जाना जाता है? बताओ जरा जल्दी से, वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद है, जब बैंक RBI को देता है तो रिवर्स रेपो होता है, और जब RBI बैंक को देता है तो रेपो रेट होता है। ये दोनों अलग अलग, याद रखो। अगर CRR RBI के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या होगा? अगर RBI के द्वारा CRR को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ये आसान ही क्वेश्चन कहलाते हैं, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कहला सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल नहीं कहला सकते। ये याद रखना, ये मुश्किल सवाल नहीं है।
चलो भाई, देखो सीआरआर वो होता है जो अभी 4% है, जो आरबीआई के पास रखते हैं बैंक कैश के रूप में, वो 4% है। बताओ, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन द, नहीं डिक्रीज इन द गोल्ड, नहीं कमर्शियल बैंक गिव लेस मनी, क्योंकि सीआरआर बढ़ गया तो कम दे पाएंगे अब उधार के रूप में, याद रखना। सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है भारत की, ये सवाल आया हुआ है, और ये सवाल आपके टीआरई में भी पूछा हुआ है भाई, टीआरई में भी पूछा हुआ सवाल है आपका, ये क्या है बताओ। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। बताओ, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक होता है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। अगला बताना है कि आरबीआई द्वारा जो महंगाई को टारगेट किया जाता है वो कौन सा है, आरबीआई कौन सी महंगाई को टारगेट करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, बताओ भाई, छोड़ना नहीं है एक भी सवाल को। तो आपने कहा सर सीपीआई कंबाइंड वाला होता है बेहतर, सीपीआई लेते हैं कंज्यूमर प्राइस, होलसेल तो लेते ही नहीं है, सीपीआई लेते हैं, और सीपीआई में कौन सा वाला, सीपीआई में कंबाइंड वाला लिया जाता है। देखो, जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, जब हम कोई भी पैसा रखते हैं फ्यूचर के संकट के लिए, क्योंकि फ्यूचर का जो संकट है उसके लिए पैसे को रिजर्व करते हैं, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, अगर हम कोई भी पैसा है जो उसको रख रहे हैं तो आइडियल हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। देखो, मनी के साथ इनवर्स रिलेट तो नहीं करता, डायरेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट से वो रिलेट ही नहीं करता है। प्रिकॉशनरी वाला इनकम के बढ़ने पे बढ़ता है, इनकम के कम होने पे कम होता है, लेकिन इसे एक्टिव बैलेंस माना जाता है, ये एक्टिव कैटेगरी में रखा जाता है, इसको एक्टिव माना जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कुछ बातें कही गई, उनमें से आपको कथन को पढ़ना है और सही कथन को बताना है। इसे एक्टिव माना जाता है, एक्शन, यानी जो इस्तेमाल में है, यूज में है, एक्टिव बोलते हैं बेसिकली इसे, एक्शन वर्ड तो नहीं बोलते, इसके लिए एक्टिव वर्ड यूज किया जाता है। बताना है कि इनमें से कौन सा, पहला है मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति निर्धारित करने वाली वैधानिक रूप से अनिवार्य है, यह बात सही है, इसके लिए तो बिल्कुल ठीक है। संसद या विधान, किसी विधानमंडल के सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा एमपीसी के सदस्य के रूप में नहीं नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, यह सवाल बहुत बहुत मुश्किल सवालों में से एक है, पर आपको करना तो है, इस सवाल को मिस नहीं कर सकते। अब देखो, मैं आपको एक बात समझा दूं, यहां कुछ चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है सर, पहली वाली एक नंबर बिल्कुल सही, और 2 नंबर भी सही है यहां पर, दोनों ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया इसमें 6 सदस्य होंगे, 3 सरकार के, 3 आरबीआई के, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है सर, जो 3 सरकार चुनती है, वो 3 कोई फील्ड एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, 6 में से 3 लोग किसी फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी का डीन, कॉलेज के प्रोफेसर में से होना चाहिए। तो मेरे भाई याद रखना, तो कौन कौन सा, यानी जो यूज में होते हैं, जो ट्रांजैक्शन मोटिव में होते हैं, जो प्रिकॉशनरी मोटिव में होते हैं, तो मेरे भाई ये बात दिमाग में रखो कि यहां पर कोई सांसद वगैरह नहीं बनेगा, कोई विधानमंडल का सदस्य, कोई एमपी एमएलए नहीं बनेगा, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन में, कौन बनेगा, किसी फील्ड के प्रोफेशनल लोग बनेंगे। आरबीआई ने जो एलएएफ की सुविधा शुरू करी थी 1998 में, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो आता है, इसी में रेपो एंड रिवर्स रेपो आते हैं जो, तो बताओ ये कौन से बैंकों के लिए है, ये कौन से बैंकों के लिए है, तो याद रखो ये सारे बैंकों के लिए, ये बात तो सारे ही बैंकों के लिए है, ऐसा तो नहीं है ना किसी एक बैंक के लिए है सर, ये सारे बैंकों के लिए है, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, कोई प्राइमरी डीलर के लिए तो नहीं होता, और क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो उनके लिए भी है। तो एक भी सही, 3 भी सही, अब 1 और 3 है तो दूसरा भी सही हो जाएगा अपने आप, तो ये ऑटोमेटिकली सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों सही है तो तीसरा भी हो जाएगा। वाइजमैन पिकॉक थ्योरी के हिसाब से, वाइजमैन पिकॉक थ्योरी क्या कहती है बताओ, इसके हिसाब से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है वो क्या बनता है?
तो ये बनता है जब हमारे पास जिगजैग कहते हैं, जिगजैग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं भाई, जिगजैग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बताओ। तो आपने कहा सर यहां पर हम ये मान के चलते कि हमारे सरकारी व्यय में अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, हमारा सरकारी व्यय लगातार बढ़ना चाहिए, और ये बढ़ना चाहिए स्टेप लाइक, जिगजैग नहीं बल्कि इसे क्या बोलते हैं, स्टेप लाइक मैनर, यानी स्टेप लाइक मैनर में बढ़ना चाहिए, इसे बोलते हैं बेसिकली। चलो, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस नाम की किताब किसने लिखी थी? ये किताब है द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इनमें से ये बात किसके द्वारा लिखी गई है? क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का फादर भी माना जाता है किसे, तो पब्लिक फाइनेंस के फादर माने जाते हैं, इनके द्वारा लिखी गई किताब है कौन सी? तो वो किताब है मसग्रेव की लिखी हुई किताब। तो मसग्रेव की लिखी हुई किताब है ये। चलो, जीएसटी स्लैब, वैसे अभी बदलाव आने वाला है आगे चलकर कि कोई पेड क्लासेस है क्या, जीआईसी की नहीं है भाई, हमारा स्पेशल बैच संगीता जो है वो जीआईसी पूरा कवर करता है। मैंने जीआईसी का सिलेबस बताया था। मिक्स्ड का मतलब डाउन भी जाना तो होता है ना, डाउन नहीं जा सकता ना, ऊपर ही जा सकता है, स्टेप लाइक मैनर में जाएगा पर जाएगा ऊपर ही, नीचे नहीं जा सकता, मिक्स्ड इसलिए नहीं। ठीक है, तो आपने कहा 5, 12, 18, 28 पर आने वाले समय में 12 और 28 हटाया जा रहा है आने वाले समय से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मान के चलिए 5, 12, 18, 28, 40 लग भी तो रहा है, 40 लगाने वाली भी तो है सरकार किसी चीज पर, चाहे वो कुछ ही चीजों पर लगे पर 40 भी लगेगा आने वाले समय में। अब बताओ जीएसटी में एक्सटर्नैलिटी से, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक्स की एक्सटर्नैलिटी कैसी होती है? एक्सटर्नैलिटी कहते हैं जो दूसरी चीजें प्रभावित करती हैं, एक्सटर्नैलिटी कहते हैं उसे, जो बाकी चीजें प्रभावित करती हैं हमें, वो एक्सटर्नैलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो एक्सटर्नैलिटी कहलाती हैं। तो वो याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है समाज पर पॉजिटिव, पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। वाइजमैन पिकॉक थ्योरी में आपको बताना है कौन कौन से इफेक्ट की बात की जाएगी। अभी जीआईसी के मेंस का टाइम आने दीजिए, तब तक कुछ हेल्प करेंगे आपकी जरूर, लेकिन अभी तो पहले प्रीलिम पास करना है आपको जीआईसी में भी, और स्टेट करना है टीआरई 4 से पहले भी। जो टीआरई में जा रहे हैं उनकी बात अगर हम कर रहे हैं तो वाइजमैन पिकॉक थ्योरी के 3 इफेक्ट होते हैं सर, और यहां दिए गए तीनों ठीक है अगर आपने पढ़ा है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक कॉन्सेंट्रेशन, यही सब कुछ तो मैं पढ़ाता हूं क्लास में। इससे यह पता चलता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर जो वैगनर का लॉ है, जो हमारी वाइजमैन पिकॉक थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज हमें सिखाती हैं, बताती है कि हमें कैसे काम करना है। अगर हम कहते हैं someone consume additional unit of food from a given amount, then other will have to reduce their consumption. This is an opt फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स, ये कैसी गुड्स है, हम एक इस्तेमाल करेगा तो दूसरे के लिए उसकी खपत कम हो जाएगी, यानी कि नॉन राइवल नेचर की है क्या? नहीं। तो आपने कहा सर अगर एक करेगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगी, जो एक करे तो दूसरे के लिए कम हो जाएगी, खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, अब जो एक के लिए देने पे दूसरे के लिए कम हो जाए वो प्राइवेट है, क्योंकि पब्लिक वो है जो एक को दो या दूसरे को, जैसे स्ट्रीट लाइट है, रोशनी एक को भी मिल रही है दूसरे को भी कम, किसी के लिए नहीं हो रही है। तो प्राइवेट में ऐसा होता है कि वहां पर चीजें कम हो जाती हैं। पब्लिक गुड्स और नॉन एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है? नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब यह है, नॉन एक्सक्लूडेबल यानी एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब यही होता है सर कि अगर एक के पास वो चीज है, अगर एक इंसान उसका इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे के लिए क्या होगा बताओ? तो दूसरे को उस चीज से रोका नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। एक व्यक्ति के लिए अगर आपने कहा दूसरे के लिए कम हो जाए तो वो राइवल है, याद रखो इसमें राइवल की केस में बनता है राइवल में, और एक्सक्लूडेबल का मतलब हटाने से रिलेट करता है। ए टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड इज कॉल्ड, एक ऐसा टैक्स जो शिफ्टेड करता है। चलिए पहले हिंदी में पढ़ देंगे, वह कर जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है क्या कहलाएगा? जो हम दूसरों पे ट्रांसफर कर दें, देखो वो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो ट्रांसफर नहीं कर सकते वो प्रत्यक्ष है। जो इनकम के बढ़ने पे टैक्स रेट बढ़े तो प्रगतिशील है, इनकम के बढ़ने पे टैक्स रेट घटे तो प्रतिगामी है। तो आपने कहा सर सारे पता है हमें, तो इसमें आंसर भी आसानी से आ जाएगा।
अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है तो संपूर्ण कर का भार जो सहन करेगा वो, देखो इस केस में आपको सप्लाई को देखकर नहीं चलना है, आपको डिमांड देखकर चलनी है। और डिमांड के केस में हम ये पढ़ते हैं जब डिमांड इनफाइनाइट है तो देखो वन होने पर बराबर होता है, जितनी डिमांड ऊपर की तरफ जाएगी प्रोड्यूसर करेगा, नीचे की तरफ जाएगी तो कंज्यूमर। अगर डिमांड जीरो है, मैं डिमांड की बात कर रहा हूं, ईडी जीरो है तो पूर्ण कर भार उपभोक्ता पर होगा, और अगर ईडी इनफाइनाइट है तो पूर्ण कर भार जो है वो उत्पादक पर होगा। ये डिमांड से लेकर चलना है, सप्लायर से नहीं। तो एक उपभोक्ता और एक उत्पादक है, तो यानी विक्रेता ही उत्पादक माना जाएगा हमारा ईडी के इनफाइनाइट होने के केस में। क्वेश्चन देख रहे हो आप, द गवर्नमेंट विच टैक्सेस द लीस्ट इज द बेस्ट इज अ बिलीफ। जो ये मानती है सरकार की जो सबसे कम कर लगाती है वो सबसे बेहतर है। टैक्स कम लगाना बहुत अच्छी बात है, इस बात को कौन सी सरकार मानती है? ऐसी सरकार, ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं? जो विचारधारा इस बात से प्रेरित होती है उसे हम कहते हैं वाणिज्यवाद, यानी कि जो वाणिज्य कॉमर्स को ज्यादा फोकस करती है। क्लासिकल वाले इस बात को नहीं मानते थे, जो आज की सरकारें हैं वो मानती हैं मोस्टली। वो ये मानती है कि कम टैक्स लगाओ, ज्यादा कारोबार करवाओ तो अमाउंट अपने आप में अच्छा हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक मेथड जो है पब्लिक डेब्ट को, ऋण चुकाने को नहीं है? अब देखो ये भी एक सवाल है। देखो कई बार ना हमें बहुत सारी जानकारी नहीं होती चीजों को लेकर, लेकिन एक बात बताओ, सहायता देना, आप खुद सोचो, सहायता देने से तो आपका खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा किसी को सहायता देने से, कम से कम आपका कर्ज कम होगा। कर्जा कम तो नहीं होगा ना किसी को सहायता देने से। सहायता देने से किसी का कर्जा कम नहीं हो सकता, सहायता देते हैं तो उससे कर्ज कम नहीं होता। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या कहता है अपने आप में? ये जो सतत विकास शब्द है ये क्या कहता है? सतत विकास क्या कहता है? बताओ। तो ये कहता है जो वर्तमान और भविष्य, जो वर्तमान और भविष्य को लेकर चले, जो इस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करे कि हमारे पास जरूरत ना पड़े बाकी चीजों की, उसे कहते हैं। और आप मुझे बताना कि इनमें से वो कौन सा एसडीजी है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता, जो सतत विकास लक्ष्यों की श्रेणियों में शामिल नहीं होता, वो कौन सा है? तो जो सतत विकास लक्ष्य है उनमें शामिल नहीं होने वाला, तो उसमें हम हेल्थ और वेलफेयर लेते हैं 3 नंबर, जेंडर इक्वालिटी भी लेते हैं 5 नंबर, नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा नहीं बनता, नेशनल सिक्योरिटी उसका पार्ट नहीं बनता। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन 2022 में बताई गई, दी गई, वो क्या थी? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2022 में दी गई पॉवर्टी लाइन क्या थी? चलिए, तो वो थी 2.15। नई वाली जो है $2.15 है। अब वाली जो इससे पहले आई थी वो दूसरी थी, याद रखना। एफडीआई को लेकर सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर एफडीआई होगी तो इससे क्या होगा? अगर एफडीआई आएगी तो क्या होगा? देखो एफडीआई आएगी तो रोजगार कम नहीं होगा, एफडीआई आएगी तो बाजार पीछे को नहीं जाएगा, मेजबान देश को कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इससे बहुत फायदा होगा, इससे टेक्नोलॉजी में, एक्सपर्टाइज में, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच में, हर चीज को फायदा मिलेगा। अगला सवाल देख के बताओ।
अगर एक कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे आपस में जोड़ सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। चलिए मेरे भाई, एस्टेट पेपर 2 और टियरी 4 भी देंगे, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली बैच आपके लिए है, आप उसमें जोड़ सकते हैं मोहम्मद आफाक। चलिए भाई, स्पेलिंग बड़ी अच्छी है आपके नाम की, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था ना, नाम कुछ गलत लग रहा है आपका। चलिए तो बताएं मुझे जल्दी से। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंसेंटिव और सब्सिडी देते हैं तो इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, निवेश को, नवाचार को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, उसे प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है हमें उसे, और ऐसा करने से हमारे पास चीजें बेहतर होंगी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यहां पर रैगनर नर्क्स ने एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कंसेप्ट दिया और इसको तोड़ा जा सकता है। चलो भाई, ओके, सर्टिफिकेट में यही नाम है। ओके, तो ये उस समय ध्यान नहीं दिया गया, और वो देते भी नहीं है माता पिता, क्योंकि वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, और इसीलिए दिक्कतें आती हैं बाद में। बट कोई बात नहीं, जो भी नाम है अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी का प्रैक्टिस बैच ले किया सर, पता ले किया, अच्छा हाँ बिल्कुल लीजिए, प्रैक्टिस लीजिए, उसमें थ्योरी भी पढ़ी है और प्रैक्टिस भी करिए। अगर हम बचत को बेहतर करें, अगर हम बुनियादी ढांचे को बेहतर करें, तो फिर हमारी नीतियों को लागू करने से जो गरीब है उसकी दूरी दूर हो जाएगी, गरीबी की दूरी खत्म हो जाएगी। संतुलित और असंतुलित विकास मॉडल में क्या अंतर है बताओ। अगर बैलेंस और अनबैलेंस की बात करें, तो बैलेंस और अनबैलेंस क्या कहता है। बहुत, ये अब क्वेश्चन आ रहे हैं बढ़िया वाले, अब बढ़िया वाले सवाल आ रहे हैं आपके। संतुलित और असंतुलित विकास के बीच में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, बताओ जल्दी से। चलो भाई, तो ये कहता है कि बैलेंस कहता है सब में बराबर के लेके चलो, लेकिन अनबैलेंस वाला कहता है कि स्पेसिफिकली करो, सब में मत करो, स्पेसिफिक सेक्टर में करो, बाकी सेक्टर में अपने आप हो जाएगा। बड़े धक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी क्या कहती है। तो आपको लग रहा था कि सब आसान आसान क्वेश्चन ही आते हैं सर, भाई ऐसा नहीं है, सब आसान आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। तो जल्दी से बताओ सोचकर, बिग पुश थ्योरी क्या कहती है, बिग पुश थ्योरी क्या कहती है। तो बिग पुश थ्योरी हमेशा कहती है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एड नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात नहीं है, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटेड पुश अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, एक साथ प्रयास करने की बात है, कि वकालत सिद्धांत वृद्धिशील। क्या लगता है भाई, बिग पुश। तो पुश किससे होगा, निवेश को बढ़ाने से। तो पुश करने का मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से, पुश करना है, उससे बढ़ावा मिलेगा। कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है, मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स की लेबर थ्योरी क्या कहती है, मार्क्स की लेबर थ्योरी, मार्क्स क्या बोलते हैं बताओ, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है। तो इनकी थ्योरी जो है वो लेबर सरप्लस है, इनकी थ्योरी जो है वो ये लेबर सरप्लस थ्योरी है मार्क्स की, उसको लेकर इन्होंने बात की है। तो मेरे भाई याद रखना, इन सबको लेकर, इसमें ऑप्शन थोड़े से अलग हैं जो मैच नहीं कर रहे हमारी नॉलेज से कहीं पर भी, लेकिन अब वो पूछा गया है, उसको लेकर सवाल बनता है एग्जाम में। तो चलो मुझे बताओ, एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ ग्रोथ किससे जुड़ी हुई है। एडम स्मिथ किससे जुड़े व्यक्ति हैं, पूंजीवाद से, समाजवाद से, वाणिज्यवाद से, किससे। एडम स्मिथ क्लासिकल है, पुराने हैं, तो किससे जुड़े हैं, पूंजीवाद से। एडम स्मिथ पूंजीवाद से जुड़े हैं। और यहां पर एक सवाल है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये किसने दी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है।
देखो ये इंटरनेशनल ट्रेड में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रिकार्डो ने दी है, एब्सोल्यूट वाली एडम स्मिथ ने दी है, याद रखो। इसके अलावा एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली है, उसके अलावा फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी हमारे पास है, और फैक्टर इक्वल प्राइस इक्वलाइजेशन वाली भी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी है एडम स्मिथ ने। हैक्सर ऑलिन ने, देखो अभी अभी हमने बात करी थी किस बारे में, हैक्सर ऑलिन की थ्योरी क्या कहती है। तो हैक्सर ऑलिन थ्योरी जो आई थी वो किससे रिलेटेड थी, हैक्सर और ऑलिन की। एक हबलर की थ्योरी है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से थी, हैक्सर और ऑलिन की थ्योरी फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है। क्या कहते हैं उसे, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, जो इंटरनेशनल ट्रेड की ही थ्योरी है, लेकिन उसे हम फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी कहते हैं। और ये फैक्टर से जुड़ी थ्योरी है जो कि इसमें सारी स्टेटमेंट को करेक्ट बनाती है। फैक्टर के प्रोपोर्शन की बात होती है, इससे इक्विलिब्रियम बनता है, ये सारी बातें क्लियर होंगी था। रेशियो जो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइस के बीच में, ए तो ठीक है पर बी और सी भी ठीक थे उसमें, मतलब हम ए को लेकर तो श्योर है 100%, लेकिन बी और सी भी ठीक होगा। द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइसेस का रेशियो बनता है वो क्या कहलाएगा। तो मेरे भाई याद रखो, जो रेशियो बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसे टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्यापार की आय शर्तें तो नहीं कहना, आय हटा सकते हो इसे, वैसे आय भी दिया हुआ है तो इसे टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, यानी व्यापार की शर्तें कहते हैं। चलिए, आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, आईएमएफ किस वर्ष में स्थापित हुआ था। वैसे यहां मुझे लगता है सारे स्टेटमेंट गलत हैं। आईएमएफ 1944 में बना था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, और 45 से ऑपरेट हुआ था। वैसे ये सवाल गलत है, लेकिन आंसर जो माना गया था वो 1946 माना गया। वैसे 1945 आना चाहिए, 1945 या 1944 आना चाहिए। 44 में बना वर्ल्ड बैंक के साथ, आईबीआरडी के साथ, 45 में इसने वर्क करना शुरू करा, तो इसीलिए आंसर थोड़ा सा बदलना जरूरी है। अब देखो कुछ सवाल आसान भी हैं, कुछ सवाल मुश्किल भी हैं, सभी प्रकार के सवाल हमारे पास हैं और हमें सारे ही करने हैं। टाइम तो लगेगा भाई इसमें, अब बताना है मुझे भाई जल्दी से। देखो जो बिहार के सवाल है ऑब्वियस है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली जो बिहार पर सवाल पूछे गए कि किसी भी स्पेसिफिकली ऑप्शन को लेकर, वो नहीं कर सकते, लेकिन हम बाकी सवाल करेंगे। तो आपको मुझे बताना, नीति आयोग जो है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। नीति आयोग क्या करता है बताओ, बीपीएससी ने 46 माना था, इसमें नीति आयोग क्या करता है जल्दी से बताओ। तो मेरे भाई याद रखो, नीति आयोग डिसेंट्रलाइज और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों की बात करता है। डिसेंट्रलाइज की बात करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, दोनों ठीक है सर। इनमें से कौन सा जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, एक्सट्रीम मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट, इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लोएस्ट और हाईएस्ट से। लोएस्ट और हाईएस्ट से सबसे ज्यादा, भाई इतना मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं देखूंगा उसके बारे में पहले, ठीक है। तो आप मुझे बताना, जो लोएस्ट और हाईएस्ट से इसके बीच के डिफरेंस को रेंज कहते हैं, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य। ई हो सकता था अगर 44 ना होता, बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन, नन ऑफ दीज तब जा सकता था। समानांतर माध्य जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कोरिलेशन, सह संबंध क्या कहता है, कोरिलेशन क्या कहता है बताओ, सह संबंध क्या कहता है। जो चर हैं हमारे उनके बीच में, जो कारक हैं हमारे उनके बीच में जो परिवर्तन होता है, यानी एक में परिवर्तन की वजह से दूसरे में, एक में म्यूचुअल डिपेंडेंस नहीं भाई ना, एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन, अगर एक में बदलाव होगा तो दूसरे में क्या बदलाव होगा, यही तो रिलेशन है ना, कि एक के साथ दूसरे का संबंध क्या होगा, उसी को तो कोरिलेशन कहा जाता है। और ये जो कोरिलेशन निकल कर आता है, तो मुझे बताना कोरिलेशन क्या कहता है। अगर दो चीजों की एक ही लाइन बने, यानी इतना क्लोज रिलेशन आ जाए कि एक ही लाइन हो दोनों की, दो चर लेकिन एक लाइन से हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ सर आपस में पूरी तरह रिलेट है, पूरी तरह, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पूरी तरह है,
पूरी तरह का मतलब यह है कि सर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पूरी तरह रिलेटेड है बस। अब यहां पर देखो बहुत सारे सवाल बनेंगे। अच्छा, यहां एक सवाल है मार्शल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये दिया हुआ यहां अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल के हिसाब से क्या है बताओ, मार्शल के हिसाब से क्या है? तो मार्शल के हिसाब से उन्होंने बताया है ह्यूमन काइंड को लेकर, मानव जाति को लेकर बताया उन्होंने। मार्शल की जो थ्योरी है वो यही कहती है कि ये इससे रिलेट करता है। अच्छा, हमने बहुत सारे सवाल देखे, बहुत सारी बातें करी हैं। अच्छा, इसमें कुछ सवाल अब रिपीटेड फॉर्म में भी आने लगे, क्योंकि आप जानते हो ये एग्जाम में ऐसा होता ही है। ये बताओ, केवल मूल्य को प्रभावित करने की बात चल रही है, केवल मूल्य को प्रभावित करने की, तो आप मुझे बताओ भाई जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? कि प्राइस मैकेनिज्म जब हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन सी इकोनॉमी में? जब हम कहते हैं ना मूल्य तंत्र, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो मेरे भाई याद रखो, ये मूल्य तंत्र जो होता है ये पूंजीवादी में होता है, ये पूंजीवादी व्यवस्था में होता है सर। ये मूल्य तंत्र जो है समाजवादी में क्या होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। पीपीसी कर्व यूजुअली कैसा होता है, जनरली कैसा होता है पीपीसी कर्व? बताओ जनरली कैसा होता है? तो आप कहोगे सर जनरली जो होता है वो पीपीसी कॉनकेव होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये कॉन्वेक्स बनता है, कुछ सिचुएशन में हमने देखा ये एल शेप भी बन सकता है। अगला सवाल है, इनमें से किस कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटसाइड जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा? पीपीसी कर्व बाहर की तरफ मूव करेगा, ये ऐसा बनता है बाहर जाएगा। कब जाएगा? जब हमारे संसाधन बढ़े, जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े, जब हम ग्रो करें तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े, हमारे प्रोडक्शन रिसोर्स बढ़े, इकोनॉमी ग्रो करे तो यह आगे जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी के बढ़ने पर आगे जाएगा और कम होने पर पीछे की तरफ आएगा। कौन सा डिटरमाइन फैक्टर ऑफ डिमांड नहीं है? डिमांड का फैक्टर नहीं है, बताओ। जिसे डिमांड का लेना देना नहीं है सर, सरकार के प्रकार से डिमांड का क्या लेना देना? सरकार का प्रकार जो है उससे डिमांड का कोई लेना देना नहीं है। मांग वक्र का ढलान दाईं और नीचे होता है किसकी वजह से? किसकी वजह से नीचे की तरफ जाता है? ये जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो नीचे की ओर किसकी वजह से होता है? तो होता है इस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नियम, जो कहता है कि यूटिलिटी हमेशा कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती है। यह हमेशा कम होती है। कौन सा ट्रू नहीं है इंडिफरेंस कर्व को लेकर, बताओ। ये सब पढ़ाता हूं मैं क्लास में, सारी थ्योरी सारे कंसेप्ट होते हैं हमारे, तभी तो चीजें आसान लगती हैं फिर हमें। इंडिफरेंस कर्व को लेकर बताओ सही नहीं है इनमें से कौन सा? तो इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा, उसको लेकर देखो, याद रखो सही नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स भी होता है, पर ये इंटरसेक्ट करता है, ये गलत है। ये इंटरसेक्ट करता है, ये गलत है। ये एक दूसरे को काट सकता है सर, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमसे पूछा है ठीक के बारे में। सप्लाई कर्व होता है जनरली कमोडिटी का कैसा? किसी भी कमोडिटी का जनरली सप्लाई कर्व कैसा होता है? ठीक है भाई, तो बताओ मुझे जल्दी से। तो आपने कहा जनरली सप्लाई कर्व ऊपर की ओर होता है, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है, राइट में ऊपर की तरफ।
सप्लाई ऊपर की तरफ, डिमांड नीचे की तरफ। इक्वल प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व मतलब आइसो क्वांट कर्व। इक्वल प्रोडक्ट मतलब आइसो क्वांट, इक्वल प्रोडक्ट कर्व का मतलब आइसो क्वांट। तो जो आइसो क्वांट कर्व है उसके बारे में पूछा है कि एक दूसरे को काटते हैं जी, नहीं। सकारात्मक होता है, नहीं। मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि आइसो क्वांट ऐसा होता है। आइसो क्वांट में कैसे डी आपने लगाया? नहीं भाई, ये कॉन्वेक्स तो होता है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, डाउनवर्ड होता है, और ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कभी। इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट क्या हो? बराबर। आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट एक दूसरे को क्या करते हो? टेंजेंट, स्पर्श करते हो। आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वहीं पर बनेगा सर एक इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा वहां पर। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में, प्रोडक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं? अल्प अवधि में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? कम टाइम पीरियड वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोडक्शन फंक्शन कम टाइम पीरियड का होता है उसे वेरिएबल प्रपोर्शन, और जो लॉन्ग टाइम का होता है उसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं, है ना। वेरिएबल कब कहते हैं? शॉर्ट रन वाले को। टोटल प्रोडक्शन अगर मैक्सिमम है टोटल, तब मार्जिनल कितना होगा? टोटल मैक्सिमम होगा तो बताओ मार्जिनल कब से होगा? टोटल अगर मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल कितना होगा? बताओ भाई। तो ये हमेशा जीरो होगा, है ना भाई। चलो, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव में, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन डिसाइड करता है? कीमत डिसाइड करना किसका काम है? उद्योग में, उद्योगों में कीमत डिसाइड होती है। फर्म कीमत स्वीकारक है जहां डिमांड सप्लाई, यानी डिमांड सप्लाई से ही होगी, इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई से, और हर एक फर्म उसी कीमत पर बेचेगी। लॉन्ग रन में मोनोपोली को क्या मिलेगा? एक मोनोपोली को लॉन्ग रन में क्या मिलेगा? जब वो अकेला ही होगा तो उसे क्या मिलेगा? एक मोनोपोली लॉन्ग रन में भी क्या ले सकता है बताओ? अगर मोनोपोली है तो लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल ले सकता है, क्योंकि वो अकेला है सर। सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन में उसे मिल जाएगा। सामान्य लाभ मोनोपोली में नहीं होता, वो परफेक्ट में होता है। अकेला है, नॉर्मल कितना भी प्रॉफिट ले सकता है, सुपर नॉर्मल। आगे बताओ। यह सवाल हमने करा था, क्योंकि इसमें कई बार होता है इस तरह के मिल जाते हैं। क्रूनो मॉडल में जो डियोपोलिस्ट है वो क्या चेंज करता है, लेकिन वो दिमाग में क्या रखता है वो बताना ध्यान से। एक क्रूनो मॉडल में डियोपोलिस्ट क्या क्या बदल सकता है बताओ जरा। देखो, हम ये मान के चलते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस सेम मानता है। हम ये नहीं कहते वो अपना प्राइस नहीं बदल सकता, अपना प्राइस बदल सकता, अपना प्रोडक्शन बदल सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटर के प्राइस को सेम मानते हुए, कि जो कॉम्पिटिटर है उसके प्राइस को सेम मानकर वो अपनी डिमांड सप्लाई में चेंज कर सकता है ना, चेंज इन द आउटपुट। लेकिन ये मानकर कि दूसरे का जो है, एक मिनट, एक सेकेंड, एक है क्रूनो मॉडल, एक है बर्टलैंड मॉडल। एक मिनट, दो है हमारे पास, एक क्रूनो और एक बर्टलैंड मॉडल है ना। दो मॉडल हमारे पास हैं,
तो वो प्रोडक्शन को चेंज करेगा ये मानकर कि दूसरी फर्म जो है उसके प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व, ये ओलिगोपोली मार्केट में है, जो ओलिगोपोली के अंदर आता है, जो ओलिगोपोली मार्केट में आता है, जो किंग्ड वाला इस तरीके का टूटा हुआ डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पॉल स्वीजी। पॉल स्वीजी के द्वारा दिया गया एक कर्व है, याद रखना। चलिए, डिमांड उत्पादन के कारकों की मांग कैसी होती है, जो भी फैक्टर्स है डिमांड के, उनकी डिमांड कैसी होती है, उनकी मांग कैसी होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, देखो जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और उससे जो बाकी चीजों की डिमांड होती है उसे ड्राइव्ड कहते हैं। बाकी चीजों की डिमांड को ड्राइव्ड डिमांड का नाम दिया जाता है। चलिए, मॉडर्न थ्योरी जो है वेजिस की, मॉडर्न थ्योरी, उसके हिसाब से वेजिस किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं? वेजिस को डिफाइन करना का जो मॉडर्न थ्योरी जो जेबी क्लार्क ने दी है, उसे क्या मानते हो आप? मॉडर्न थ्योरी कहती है मजदूरी का निर्धारण होना चाहिए उसके उत्पादन के हिसाब से, जो जितना उत्पादन करे उसके हिसाब से, जिसका जितना उत्पादन हो उसको उतनी मजदूरी मिले, इस हिसाब से होना चाहिए। अब देखो, बहुत सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं, आपको बताना है कि इनकम जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है उसमें क्या आता है? तो ये रियल फ्लो है या कैपिटल फ्लो है, याद रखो, या ये दोनों है। देखो, रियल फ्लो की जब हम बात करते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इज इंक्लूडेड इन द, आय के चक्रीय प्रवाह में, तो फिर हमारे दोनों फ्लो शामिल होते हैं सर। एक हमारा रियल यानी गुड्स और सर्विसेज का, और एक कैपिटल यानी पैसे का। दो प्रकार के फ्लो हैं हमारे फ्लो के अंदर, दो प्रकार के फ्लो हैं, एक इनकम का और एक मनी का फ्लो। देखो, ये इनोवेशन थ्योरी भी आया था, दोबारा से रिपीट हुआ था, वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है दोबारा से रिपीट हुआ था। तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको करने की जरूरत अब हमें नहीं है, क्योंकि PYQ करते कई बार हमें रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण कौन सा है बताओ? मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण आज तो पूरा ही कराने वाला हूं, बिल्कुल बताओ कौन से वाले में डिफाइन करूं, कंफ्यूज हो आप तो बता दो मुझे, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? मध्यवर्ती होती है मिठाई बनाने में चीनी, मिठाई बनाने में चीनी, मिठाई बनाने में चीनी का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो उसे कहेंगे। देखो, मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास एक फर्म होती है और एक हाउस होल्ड होता है, तो ये हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये इसको देता है सामान, ये इसको, एक तरफ गुड्स और सर्विस एक तरफ जाता है। रियल यानी वस्तु का फ्लो और मॉनेटरी यानी पैसे का फ्लो होता है। अगर डिमांड कम हो जाती है तो क्या होगा? इससे क्या होगा बताओ? अगर मंदी है और उसमें कुल मांग में कमी हो जाती है तो इससे बेरोजगारी आ जाएगी, और मैंने बताया कीन्स ने ऐसी बेरोजगारी को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहा। जब इंसान बेरोजगार होना नहीं चाहता, लेकिन जब डिमांड कम होगी तो बेरोजगार होगा, और बेरोजगार होने को उन्होंने क्या डिफाइन करा है? तो उन्होंने बताया है कि ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए, ये भी हमने किया था, अभी हमें मिला था सवाल, बहुत आसानी से हो रहे थे तब, ये बहुत आसान हो जाएंगे तब। उसके बाद आपको ये बताना है यहां पर, अगर मनी की सप्लाई को RBI कम करता है तो क्या होगा? धन की आपूर्ति को कम करने के लिए बताओ क्या करेगा? धन आपूर्ति को कम करना चाहता है RBI तो क्या करेगा? देखो, मनी सप्लाई कम करना है जिससे महंगाई कम हो, और महंगाई कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए सरकारी बॉन्ड RBI बेचता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, जब जब बेचेगा RBI तब तब क्या होगा? देखो, इससे बाजार में जो पैसे का फ्लो है वो कम हो जाएगा, इससे फ्लो जो है वो कम हो जाएगा।
कीन्स के हिसाब से ब्याज की दर और बॉन्ड की कीमतें आपस में कैसे रिलेट करती हैं? चलिए मेरे भाई बताओ। तो आपने कहा कीमतें और ब्याज की दरें आपस में कैसे रिलेट करती हैं? जो कीमतें और ब्याज की दरें होती हैं ये आपस में इनवर्स रिलेट करती हैं, क्योंकि जितना ब्याज कम होगा इनडायरेक्टली आपको वो चीज महंगी मिलेगी, अब उसके लिए आपको पहले से ज्यादा पे करना पड़ेगा। आरबीआई बैंक रेट का इस्तेमाल किसे ऋण देने के लिए करता है? इनमें से बैंक रेट पर आरबीआई किसे ऋण देता है बताओ? तो आरबीआई जो ऋण देता है बैंक रेट पर, तो किसे देता है? वो देता है बैंक को। आरबीआई बैंक रेट पर बैंकों को देता है और किसी को नहीं देता है। किसे देता है? बैंक को देता है। कई सवाल हैं हमारे, पता नहीं क्यों इतने इजी बना दिए और डायरेक्टली उठा दिए। इनमें से कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के साधन हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में आप इन्हें पढ़ते हैं, उसके साधन हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। क्या आता है बताओ? मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट आता है, एमएसएफ भी आता है, बैंक रेट भी आता है, ओपन भी आता है, सारे आते हैं सर। जब सारे आते हैं तो 1 2 3 4 सारे ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है भाई? सारे ही आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में तो सारे ही ठीक हैं। कौन सा बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा बैंक का, किसी बैंक का सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा। चेक्स क्लियरिंग करना, चेक्स को पास करना, क्लियरिंग ऑफ चेक्स सेकेंडरी है, बाकी सारे प्राइमरी हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। चौदहवें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? चौदहवें के चेयरमैन आपको देखो, चौदहवें के याद रखने, 15वें के और 16वें के भी याद रखने हैं। चौदहवें के चेयरमैन वाईबी रेड्डी थे, नाम सीधा पूछा है। 15वें के नंद किशोर सिंह यानी एनके सिंह, और 16वें के बने हैं अरविंद पनगड़िया। तो ये हमारे पास वित्त आयोग है जो टैक्स का बंटवारा करने के लिए बनता है। लाफर कर्व क्या सजेस्ट करता है? लाफर कर्व किसे सजेस्ट करता है बताओ? ये किससे रिलेटेड कर्व होता है? ये टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट बताता है कि दोनों उल्टे यू आकार के होते हैं। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू जो है दोनों उल्टे यू आकार के होते हैं। ये दोनों उल्टे यू आकार के होते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट लेस। फिस्कल डेफिसिट में से क्या घटाने पर हमें प्राइमरी मिलता है? फिस्कल में से क्या घटा देने से हमें प्राइमरी मिल जाता है बताओ? फिस्कल में से क्या घटाएं जिससे कि प्राइमरी आ जाए? तो उसका आंसर है इंटरेस्ट। क्या है? ब्याज। इंटरेस्ट घटा देने से आता है। चलो, अगर मैं कहता हूं 5x dx करना है डेरिवेटिव, देखो ये एक सवाल है, ये वैसे मैथमेटिकली सवाल बन गया अपने आप में। इधर 5 -5 ये करना, देखो कभी भी अगर दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस एक माइनस में, तो यहां कुछ भी लिखा हो वैल्यू 0 आती है। ये थोड़ा याद करना है। जो मैथमेटिकली चीज है, इंटरेस्ट है उसका आंसर, ब्याज है उसका आंसर। मैंने बताया मार्क नहीं किया वरना क्वेश्चन हट जाता है, ये वाला आगे बता दूंगा। तो जब भी कभी ऐसी स्टेटमेंट आए तो आप कहेंगे सर वहां वैल्यू 0 बन जानी है, एक बार प्लस का रखेंगे एक बार माइनस का, बराबर होगा। डेरिवेटिव है ये वर्ड, डेरिवेटिव। ये है व्युत्पन्न। x की पावर n का व्युत्पन्न क्या होगा? देखो कभी भी डेरिवेटिव निकालो तो पावर आएगी नीचे और यहां एक पावर हो जाएगी कम। पावर नीचे आएगी, ऊपर पावर कम हो जाएगी। ऊपर एक पावर कम हो जाती है, देखो ये पावर नीचे आती है, ऊपर एक कम हो जाती है। कभी भी याद रखना डेरिवेटिव के केस में, तो डेरिवेटिव हमेशा ऐसे ही निकलता है, ऊपर की पावर नीचे आती है, ऊपर एक कम हो जाती है।
अगर मोड दिया है 25.5, मीडियन दिया है 16.5, तो अर्थमेटिक मीन, ये सारे पीवाई क्यू हैं भाई, सारे के सारे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं देखो जरा। तो इसका फॉर्मूला होता है z इक्वल टू 3 मीन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। z दिया है 25.5, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। 3 मीडियन दिया है 16.5 और यहां है -2 x बार। अब इसे इधर जाए और गुणा करें, भाग करें, प्लस माइनस करें, जो करना है करें। तो 16, 32, 48, 51, 51.5, 51.5 माइनस 25.5 डिवाइडेड बाई 2 करना है इसमें। यानी कि आपने कहा 51 में से 26/2, और 26/2 क्या आएगा? एक मिनट, 48 और 0.5, 49.5। इसमें से गए तो बचा 24, है ना, 24 बचा, 24/2 यानी 12। माफ कीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 24/2 यानी ये कितना होता? 49.5, ये कितना? 25.5। यही तो है ना, देख लेना भाई, कैलकुलेशन आपको ही करनी है फाइनली, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी है। इंडिया की जीडीपी में 50 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? कौन सा इंडियन इकोनॉमी का लार्जेस्ट सेक्टर है? तो वो है सर्विस सेक्टर। सबसे छोटा सेक्टर एग्रीकल्चर है, सबसे कम एग्रीकल्चर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? सर्विस सेक्टर। ये एक पुराना सवाल है करंट अफेयर का, इसे उस समय के हिसाब से छोड़ देते हैं, ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग था, उसे छोड़ दो। नाबार्ड की भूमिका क्या है बताओ? नाबार्ड की भूमिका क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट में? नाबार्ड क्या कहता है? तो आप कहोगे सर नाबार्ड हमेशा एग्रीकल्चर के लिए होता है, नाबार्ड जो है वो हमेशा कृषि के लिए होता है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बना नाबार्ड स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? एग्रीकल्चर के लिए। हरित क्रांति की आलोचना क्यों होती है? क्योंकि इससे क्या हुआ है? इससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हुई है और प्रदूषण बढ़ा है, क्योंकि सारा केमिकल नदियों में बह जाता है जो भी हम यूज करते हैं, इसीलिए याद रखना। भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा किस क्षेत्र देश से आती है? भारत में आने वाली एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आती है? तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आती है। भारत में आने वाली एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर से, मॉरिशस नंबर 2 पर है। आरबीआई का कार्य नहीं है बताओ, आरबीआई का कार्य नहीं है बताओ जरा जल्दी से। तो आपको पता है आरबीआई का काम क्या नहीं हो सकता? कोई भी व्यापारी को लोन देना, छोटा या बड़ा, यह काम आरबीआई का नहीं हो सकता। चाहे कारोबारी छोटा हो चाहे कारोबारी बड़ा हो, उसको लोन देना आरबीआई का काम नहीं हो सकता। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में माना गया डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी पीक, यानी इंडिया का जो बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चरम पर होगा, इसके बाद फिर कम होने लगेगा। यानी ये सरकार मानती है कि 2061 माना है इसके लिए, कि अब तक हमारे जो लोग हैं वो युवाओं की स्थिति में होंगे। इसके बाद धीरे धीरे भारत की जनसंख्या, बूढ़ी जनसंख्या जो आज चाइना की है बेसिकली, उस ओर जाने लगेगी। तो धीरे धीरे हमारी जो स्थिति है वो बदलेगी और हम बूढ़ी आबादी वाले देशों में चाइना की तरह हो जाएंगे। एमएसएमई के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहते हैं? माइक्रो किसे कहते हैं एमएसएमई के हिसाब से? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक या जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक या टर्नओवर 5 करोड़ तक हो।
डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य नहीं है, बताओ। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य नहीं है बताना है। इस बार सवाल है नहीं है पूछा है। ये फिर पूछा गया आईएमएफ को लेकर, तो ये आपको पता ही है। तो डब्ल्यूटीओ का काम नहीं है। तो इसका काम जो है किसी भी देश के अंदर संसाधनों को, व्यापार संबंधों में भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म करना है, बाधाओं में कमी करना, उपयोग करना है। विकसित देशों को लाभ पहुंचाना नहीं है कि सिर्फ एक को लाभ पहुंचाएगा, अविकसित को नहीं। ऐसा कैसे होगा सर? किसी को लाभ पहुंचाएगा और किसी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका काम सभी को लाभ पहुंचाने के लिए होना चाहिए, याद रखो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्या? तो जनसंख्या का बढ़ना इससे कोई रिलेट कर रहा है क्या, बताओ? जनसंख्या का बढ़ना इससे जुड़ा कोई फायदा नहीं है। चलिए, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसकी दी हुई है? मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट वाली एडम स्मिथ की दी हुई है सर। एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट दी है। कंपैरेटिव वाली किसने दी है? तो कंपैरेटिव वाली डेविड रिकार्डो ने दी है। कंपैरेटिव वाली डेविड रिकार्डो ने दी है। विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट किसने दिया है? विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी तो ये दिया है रैगनर नर्क्स। रैगनर नर्क्स ने। चलिए, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एक्चुअल और नेचुरल के बीच में? एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, जहां संतुलन है सब बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा वास्तविक दर हमारी नेचुरल रेट से, जो नेचुरल यानी जितनी होनी चाहिए अगर उससे ज्यादा है, तो ये विकास की दर को बताता है कि हमेशा वास्तविक दर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड किसे माना है? अदृश्य हाथ किसे माना है? एडम स्मिथ के हिसाब से अदृश्य हाथ क्या होता है? तो इनविजिबल हैंड माना है मार्केट को, और जो मार्केट काम करती है सरकार के नियंत्रण में नहीं, बल्कि जो बाजार काम करता है और अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, उसे मार्केट में माना गया है। उस पॉइंट को याद रखना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है सब चीजों के बारे में। जो रोस्टॉव की आर्थिक विकास के चरण है, रोस्टॉव की थ्योरी है, ये रोस्टॉव की थ्योरी क्या कहती है? तो जो रोस्टॉव की स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, ये क्या कहती है? देखो, रोस्टॉव की थ्योरी में हमारा पार्ट 1, स्टेज 1 है ये, और ये स्टेज 5 है, 5 है टोटल, ये 5 है, टेक ऑफ 3 है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऐसा कोई स्टेज ही नहीं है सर। ये 5 स्टेजेस में से कोई स्टेजेस हमें नजर नहीं आती। ये वाला हमने करा था, अभी था हमारे पिछले पेपर में भी, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकीय या जनसांख्यिकीय लाभांश, जब देश की बढ़ती और युवा आबादी, कामकाजी आबादी, युवा और कामकाजी आबादी, जो कामकाज करती हो, युवा आबादी हो, जब वो ज्यादा होगी तो उसे जनांकिकीय लाभांश का नाम दिया जाएगा।
गिनी कोएफिशिएंट, गिनी गुणांक की गणना कैसे होती है? गिनी गुणांक कैसे निकलता है? देखो, हम क्या करते हैं, जितना एरिया उसके अंदर आता है वो, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से। यानी जो एरिया है टोटल एरिया, द रेशियो और अंडर द टोटल। लॉरेंस कर्व के अंडर में और टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ। तो हम इसको डिफाइन करते हैं लॉरेंस कर्व और डायगोनल लाइन ऑफ द टोटल एरिया अंडर द। नहीं भाई, इसको देखना पड़ेगा एक बार। लॉरेंस वक्र और विकर्ण रेखा, यानी विकर्ण यानी समांतर रेखा जो है उसके बीच का क्षेत्रफल और उसके साथ कुल क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो बनेगी गिनी कोएफिशिएंट लाइन। चलिए, ये वाला सवाल देखो हमारे पास आया था अभी। मतलब बहुत सारे सवाल रिपीटेड फॉर्म में हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब हमारे पास एक सवाल है कि अगर ये पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के हिसाब से कितना परसेंट शेयर राज्यों को देना होगा भाई, तो कितना परसेंट शेयर राज्यों को देना होगा 15वें वित्त आयोग के हिसाब से? तो 41% देना होगा। यानी जितना भी पैसा कलेक्ट होगा उसका 41% जो होगा वो किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि हमें अपने देश की निर्भरता को कम करना है तो अपने उद्योगों पर ध्यान देना होगा? कौन सा सिद्धांत कहता है? तो हमें अपनी दूसरी चीजों को कम करके अपनी चीजों को बढ़ाने पे काम करना होगा, अपनी चीजों को बेहतर बनाना होगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ऐसी चीजें जो है, ऐसे सवाल जो है देखो हमारे पास हैं, और लगभग मैंने हर एक जरूरी सवाल आपको कराया। ठीक है, एक आखिरी सवाल और देखिए आज का, टैक्स शिफ्टिंग। अगर परफेक्ट कंपटीशन है, जिसका मतलब होता है कि डिमांड इनफाइनाइट है, तो बताना कि उस केस में जो टैक्स होगा वो किधर जाएगा, टैक्स का बर्डन किधर शिफ्ट होगा। तो बताना जरा, टैक्स शिफ्टिंग का बर्डन किधर होगा? तो आपने कहा सर अगर ऐसा होगा तो ये डिटरमाइन होगा टैक्स शिफ्टिंग इस बात पर कि उसकी डिमांड कितनी है, इलास्टिसिटी कितनी है, और वो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा किस पे जाएगा? वो जाएगा। चलिए, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है ना भाई। चलो, रह गया होगा आंसर, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया सनाउल्लाह। कोई बात नहीं, अगर कहीं रह गया था तो मैंने बता दिया। चलो, आज के लिए मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए 2023 2024 के, और इसमें क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, कुछ कुछ सवाल जो सिर्फ बिहार पर थे वो छोड़ दिए मैंने। बिहार के और रिपीटेड क्वेश्चन को हटाकर करीब करीब 140 150 क्वेश्चन कराए होंगे मैंने, और ये सब 2 वर्ष के पीवाईक्यू बनते हैं, और मुझे लगता है कि इसको करने से काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो ये करना आपकी जिम्मेदारी थी, इसे करा आप लोगों ने, सीखा समझा कैसे सवाल हैं, क्वेश्चन का लेवल आसान ही है। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक आएगा। और जीएसटी का न्यू सेशन भी लेंगे, अभी 22 तारीख से चेंज होंगे जीएसटी में, तो कुछ बदलाव के साथ आगे पढ़ेंगे तब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।